हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है करंट अफेयर से रिलेटेड। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की हमारी सीरीज चली हुई है। और जब भी एचपीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा और उससे पहले पहले लगभग हम करंट अफेयर की अपनी सीरीज को ख़त्म कर चुके होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को आप लाइक करें। और इसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें जो है दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको हमारा ये चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है कॉन्टैक्ट करके हमारा पीडीएफ या नोट्स वगैरह ले सकते हैं। चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि करंट अफेयर्स हमने 1 जून से लेके फर्स्ट जनवरी से लेके 1 जून तक का पूरा इसमें जो है मैंने करंट अफेयर को कलेक्ट किया है। और ये कंपाइलेशन जो है आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि मैं डेली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर या मंथली करंट अफेयर नहीं लेता। मैंने क्या किया है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा अपने सेगमेंट अलग अलग बताए थे, जैसे अपॉइंटमेंट इंडेक्सेस एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो आपकी करंट अफेयर्स होती हैं, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, इसमें भी जो है क्लासिफिकेशन मैंने किया हुआ है, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर क्या है, नेशनल लेवल की क्या है, और आपकी हिमाचल की अपनी करंट अफेयर क्या है। और ऐसा ही नहीं है कि केवल हिमाचल प्रदेश वाले बच्चे ही इसको देखें। अगर अदर स्टेट एग्जामिनेशन को भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें वो सेगमेंट तो कम से कम देख ही सकते हैं जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है अपॉइंटमेंट्स बताई थी कुछ आपको, उन्हीं को जो है हम, उसका पार्ट 2 है ये, उसी को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। और अपनी जो अपॉइंटमेंट्स हैं 1 जनवरी टू 1 जून हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसा नहीं है केवल इसमें 1 जनवरी वाले ही जो है अपॉइंटमेंट है, इसमें अपॉइंटमेंट आपकी दिसंबर से भी मैंने उठाई है, यानी दिसंबर की अपॉइंटमेंट भी इसमें ली है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और 1 जून। क्योंकि इसके बाद की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, अलग से बना देंगे एक वीडियो 20 से 25 मिनट का, या बाद में इसमें ऐड ऑन कर लेंगे हम, इसी लेक्चर के को जोड़ के एक लेक्चर बना देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी सारी जो है जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, और ये सीरीज जो है चलने वाली है टिल योर एग्जामिनेशन, यानी आपके परीक्षा तक जो है, ये प्रारंभिक परीक्षा तक ये करंट अफेयर की सीरीज चलने वाली है। तो ध्यान रहे, ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें लेक्चर को। तो चलिए यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 10 अपॉइंटमेंट मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, अब उससे आगे की हम यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अनु गर्ग टू बिकम ओडिशा नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी क्या होता है? चीफ मिनिस्टर को एडन एडवाइस देने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। टॉप ब्यूरोक्रेटिक जो लीग होती है उनमें से जो है एक व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। शासन प्रशासन संबंधी सारी जानकारियां, इंफॉर्मेशन, क्या टाइमिंग रहेगी, कौन सी पॉलिसीज पर जो है चीफ मिनिस्टर को सिग्नेचर करने हैं, कौन सी पॉलिसीज डिस्कस होनी है आपकी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर, ये सारे जो डिसीजंस हैं या सारे जो एक तरीके से की टाइमलाइन है, टाइम टेबल है, सारा चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। ये प्रशासन जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टेट का, उसका टॉप ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर होता है। अनु गर्ग जो है अभी वो क्या है, वो ओडिशा की चीफ सेक्रेटरी बनी है। ओडिशा की चीफ सेक्रेटरी बनने वाली अनु गर्ग पहली महिला चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव है। ये क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो पहली महिला बनने वाली है, 1 दिसंबर 2025 को इन्होंने पदभार अपना संभाल लिया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करें इसमें, 1 सेकेंड। अब नेक्स्ट है इनकी करंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखें तो अनु गर्ग क्या है, चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी। जल संसाधन विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट की एडिशनल चार्ज भी हैं। ऐतिहासिक महत्व क्या है इनका, पहली चीफ सेक्रेटरी होंगी और पद संभालने के बाद वह चीफ सेक्रेटरी की जगह ले लेंगी, ये तो आप जानते ही हैं। और चीफ सेक्रेटरी से पहले जो है इनके पास डेवलपमेंट कमिश्नर ओडिशा रही हैं। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है लेडी श्री राम कॉलेज, वहाँ से इन्होंने जो है बैचलर ऑफ ऑनर्स किया था, यानी बीए ऑनर्स किया था इन्होंने। ग्रेजुएट हुई थी 1983 में, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव की बात करें तो ये अलग अलग जो है पदों पर रही हैं आपकी अनु गर्ग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें, अब आते हैं ए के बालमुरुगन, ठीक है। ए के बालमुरुगन एज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी AERB, यानी ए के बालमुरुगन जो है वो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष पद का
पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया है और ये 1 जनवरी 2026 से पदभार ग्रहण किए हुए हैं। किसका? AERB का। AERB का मतलब क्या होता है? आपका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसके बाद इनकी अगर हम बात करें तो ये अपॉइंटमेंट से पहले इन्होंने इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी IGCR में बड़ी यूनिट्स में एक सेफ्टी रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। जाने माने साइंटिस्ट हैं। इनकी अगर हम एक्सपर्टीज की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, सेफ्टी एनालिसिस, रेडिएशन प्रोटेक्शन, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में इनकी एक्सपर्टीज है एज ए साइंटिस्ट। सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। जैसे मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ तो टीचिंग में मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ तो मेरी एक्सपर्टीज होगी, तो ऐसे ही जो है साइंटिस्ट की भी एक्सपर्टीज होती है, डॉक्टर की भी जैसे एक्सपर्टीज होती है कि हड्डी का डॉक्टर है कि आपका या जो है सर्जरी वाला है या मेडिसिन वाला है, होता है ना ऐसी, तो ऐसी साइंटिस्ट की एक्सपर्टीज होती है। तो इनकी एक्सपर्टीज जो है वो 4 अलग अलग जो सेगमेंट हैं आपके वैज्ञानिक विभाग में वहाँ पे है। न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, सेफ्टी एनालिसिस, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी अगर हम बात करें, अर्लियर ही वर्क फॉर सेवरल ईयर्स टू द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, जो आपके PHWR होते हैं, हैवी वाटर रिएक्टर में उन्होंने काम किया है और न्यूक्लियर रिएक्टर को डिजाइन करने, उनके सेफ्टी इवैल्यूएशन में भी इन्होंने अपना मेजर रोल प्ले किया है आपका एज ए साइंटिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने क्या किया है कि AERB में शामिल होने से पहले उन्होंने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL का नाम सुना होगा, उसके बोर्ड में डायरेक्टर्स के तौर पर भी ये पहले रह चुके हैं आपके NPCIL के, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, चलते हैं अब उसके बाद प्रवीण कुमार जो है वो अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और वहीं जो है आपके शत्रुजीत सिंह कपूर ये ITBP के DG चुने गए हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और उसका डायरेक्टर जनरल बने हैं। और डायरेक्टर जनरल बनाया किसको जाता है? इंडियन पुलिस सर्विस का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी ही आपका सेंट्रल पुलिस ऑफिसर्स, सेंट्रल पुलिस जो आपकी फोर्सेस हैं उनके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक नियुक्त किए जाते हैं। ओके, तो इनकी अगर हम बात करें तो प्रवीण कुमार क्या है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, और शत्रुजीत सिंह जो है वो आपके ITBP के, इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस जो है आपकी। प्रवीण कुमार की अगर हम बात करें 1993 बैच के IPS ऑफिसर हैं और ये तमिलनाडु कैडर के ऑफिसर रहे हैं प्रवीण कुमार, और अभी BSF के डायरेक्टर जनरल हैं। और इससे पहले जो है ये CRPF में भी स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रहे हैं, यानी CRPF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल इनको रखा गया था। ठीक है, और BSF के डायरेक्टर से पहले जो है ये एक्टिंग डायरेक्टर जनरल यानी कार्यकारी महानिदेशक जो है वो रहे हैं आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल के। ओके, चलते हैं नेक्स्ट हम बात करें शत्रुजीत सिंह कपूर की। अगर हम बात करें तो शत्रुजीत सिंह कपूर जो है 1990 बैच के हैं, मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, और मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी हैं। और अभी इनको जो है डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ITBP का। और प्रवीण कुमार जो है वो क्या करेंगे, प्रवीण कुमार का जो टेन्योर है वो आपका जो है 30 सितंबर 2030 तक का इनका जो है वो टेन्योर रहेगा प्रवीण कुमार का, और शत्रुजीत कपूर का जो है वो 31 अक्टूबर 2026 तक का टेन्योर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। R. बीजू आनंद अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक। बड़ा नाम होता है सिटी यूनियन बैंक का, और जो सिटी यूनियन बैंक की अगर हम बात करें एग्जामिनेशन में बहुत पहले से ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है सिटी यूनियन बैंक में क्या चल रहा है, सिटी यूनियन बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिटी यूनियन बैंक ने घोषणा की है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने R. बीजू आनंद को बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर वो नियुक्त किया है। 15 मई 2026 को 3 साल के कार्यकाल के लिए ये पदभार संभाल रहे हैं, और ज़्यादा जो है जानकारी की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर बन गए हैं वही बहुत है। और इसकी अगर हम बात करें वो 31 जनवरी 2026 को ये रिटायर कर रहे हैं। वर्तमान MD और CEO जो हैं वो N कामाकोड़ी अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। बीजू आनंद को बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत अनुभव है। और से पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई सिटी यूनियन बैंक जो है वो आपका 1904 यानी 1904 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो आपका ये जो है कुंभकोणम तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है सिटी यूनियन बैंक का। याद रखनी है ये चीजें आपने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जॉर्ज क्विरिंगो टुक ओथ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया।
बोलीविया एक देश है, वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज क्विरोगा जो हैं वो आपके बने हैं, क्या बने हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने हैं 11 मार्च को, ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो इनकी जो आपके क्विरोगा है वो लंबे समय के बाद सत्ता में लौट रहे हैं। इससे पहले 1990 के दशक में बोलीविया की लीडरशिप में भी काम कर चुके हैं आपके, ये आपको ध्यान रखना है। और उनका राष्ट्रपति बनना ऐसे अहम समय पर आया जब बोलीविया बड़ी राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। तस्वीर के अनुसार राष्ट्रपति, सॉरी ये तो छोड़िए, बोलिए काम कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लेते हैं 16 नंबर पे गवर्नमेंट अपॉइंट केबी रूनामूर्ति एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ पीएफआरडीए, यानी सरकार ने केबी रूना को पीएफआरडीए का फुल टाइम सदस्य नियुक्त किया है। पीएफआरडीए है क्या? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका जो काम है आपका पीएफआरडीए का, वो एक्चुअली जो पेंशन होती है आपकी, किसी भी टाइप की जो पेंशन होती है, पेंशन का जो प्रोसीजर है उसकी रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी नियामक और नियामक इकाई है। तो ये जो पेंशन डिपार्टमेंट है उसको जो है रेगुलेट करती है। उन्होंने पीएफआरडीए बोर्ड में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। देश में पेंशन सेक्टर और रिटायरमेंट फंड मैनेजमेंट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये इससे मजबूत होगा। नेशनल पेंशन सिस्टम जिसको एनपीएस बोलते हैं और दूसरी पेंशन स्कीम से जुड़ी पॉलिसी बनाने, रेगुलेशन और सुपरविजन में योगदान देने का काम जो है ये करेंगे। और अब हम आगे बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अपॉइंटेड एज ए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, तो धीरज सेठ जो है उनको सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। जो प्रमुख होते हैं सेना के, सेना मतलब भारतीय जो थल सेना है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, भारतीय थल सेना का उप प्रमुख इनको बताया गया, बनाया गया। तो ये अभी क्या है कि जो है उप प्रमुख के रूप में जो है आर्मी के जो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में ये काम करेंगे। और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की अगर हम बात करें तो ये जो है इसमें 1 अप्रैल 2026 तक जो है ये इफेक्ट से लेकर, मतलब 1 अप्रैल 2026 तक आफ्टर द सर्विंग एज द जनरल ऑफिसर काम करेंगे। यानी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ के रूप में सेवा देने के बाद 1 अप्रैल 2026 से वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सेना का जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है जिसको सेना प्रमुख कहा जाता है, और उसके बाद ये उससे छोटा पद होता है, यानी एक ही तरीके से सेकंड इन कमांड इनको बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें आर्मी के अलग अलग सेक्टर्स में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक पहल और कमांड जिम्मेदारियों जैसे एरियाओं में जो है ये रह चुके हैं। और जनरल सेठ को जो है अति विशिष्ट सेवा मेडल जो है इनको दिया गया है, और इन्हें सेवा मेडल भी दिया गया, अति विशिष्ट सेवा मेडल भी इन्हें प्राप्त किया गया है इनकी सैन्य सर्विस के दौरान। ओके, अगर हम बात करें उनके नेतृत्व में सेना ने ऑपरेशनल तैयारी बढ़ाने, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया है। और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण से संबंधित मामलों पर रक्षा मंत्रालय, अन्य सशस्त्र बलों और रणनीतिक एजेंसियों के साथ मिलकर ये काम करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है ये इंटीग्रेटेड जो कमांड है उसको हैंडल करेंगे। और साथ ही मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड और कैपेबिलिटी को, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और कैपेबिलिटी को बढ़ाने पर भी जो है ये जोर देंगे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं जस्टिस SV धर्माधिकारी है, ये अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट का जो है ना चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और मद्रास हाई कोर्ट में जाने वाले चीफ जस्टिस की जगह लेंगे, और मद्रास हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर इन्होंने शपथ ले ली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इंफॉर्मेशन इज दैट कि ये चीफ जस्टिस बने हैं मद्रास हाई कोर्ट के। नेक्स्ट आते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग जो स्टेट हैं उनके या कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इन्होंने गवर्नर को अपॉइंट किया है, यानी गवर्नर के जो अपॉइंटमेंट है उनमें फेरबदल की है द्रौपदी मुर्मू ने। चलिए देख लेते हैं क्या क्या किया है। जैसे इसमें सबसे पहले आते हैं असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष को गवर्नर ऑफ हरियाणा बनाया गया है। मोहम्मद आरिफ खान को है जो वो बिहार का गवर्नर जो है नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही मैं बता दूं कि ये जो हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं वो आपका जो है 1 जून से लेकर
1 जनवरी से लेकर 1 जून तक पढ़ा रहे हैं। आज पढ़ा रहे हैं तो इसलिए इनमें आगे भी फेरबदल हो गया होगा, वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मोहम्मद आरिफ खान करंट जो है आपके गवर्नर हैं बिहार के, तो इनकी अपॉइंटमेंट जब हुई थी एज ए गवर्नर ऑफ बिहार में, तब की बातें बता रहा हूँ। अभी वो बिहार के गवर्नर हैं, ठीक है। तो इसमें आगे बात करें, डॉक्टर हरि बाबू जो है ये आपके जो है गवर्नर ऑफ मिजोरम, वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। उसके साथ आपके राजेंद्र जो हैं आपके विश्वनाथ, ये बिहार के राज्यपाल, आर्लेकर केरल राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये बिहार के राज्यपाल थे आपके राजेंद्र विश्वनाथ, क्योंकि इनकी जगह जो है वो मोहम्मद आरिफ खान को पहुंचा दिया गया है और इनको अब केरल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। और लद्दाख के जो उपराज्यपाल है, क्योंकि लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी नहीं, वो यूनियन टेरिटरी है, नॉट ए स्टेट, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रिक्रूट किए जाएंगे। तो इन्हें क्या है कि डॉक्टर बी.डी. मिश्रा को, लद्दाख का उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कहाँ के, लद्दाख के, अब इनको अरुणाचल प्रदेश का जो है वो गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। पांडिचेरी में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, नहीं गवर्नर होता है, नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। इनको पांडिचेरी का चीफ एडवाइजर जो है, पांडिचेरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चीफ एडवाइजर कैलाश नाथन को पांडिचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। पांडिचेरी भी जो है यूनियन टेरिटरी है और इसमें भी आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। पहले जो है, कभी पहले पांडिचेरी में क्या है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता था, प्रशासक होता था। दिल्ली में भी अगर हम बात करें, जब बहुत पहले क्या था कि वो एडमिनिस्ट्रेटर होता था, लेकिन अभी जो है जितनी भी यूनियन टेरिटरी है सब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता है। तो ये वहाँ के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन्हीं को ही लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रमोट कर दिया गया है, ऐसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग ग्रांटेड एडिशनल चार्ज ऑफ सीईओ टू बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग ने बीवीआर सुब्रमण्यम को सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नीति आयोग जो है आपका एक थिंक टैंक है और उसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो आपके बीवीआर सुब्रमण्यम है, आपको ये ध्यान रखना है। 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, छत्तीसगढ़ कैडर में इन्होंने काम किया है और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पॉलिसी जो इम्प्लीमेंशन है उनमें अपना मेजर रोल प्ले किया है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ के रूप में इन्होंने बड़े ही जो है अच्छे काम किए हैं और मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंशन इन्होंने किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको क्या बना दिया गया है अभी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इनकी एजुकेशन की बात करें, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इन्होंने इतिहास में डिग्री ली है जनाब ने, ठीक। और साथ ही अंग्रेजी, हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में इनका धारा प्रवाह है। ये बड़ी मतलब अच्छी बात होती है, एक टॉप ब्यूरोक्रेट्स जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में धारा प्रवाह, वो हर जगह काम कर सकता है, हर जगह कम्युनिकेट कर सकता है, ग्राउंड लेवल पर जो है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसके बात करें तो 1987 से उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी संबंधित है। जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने काम किया है। साथ ही इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस जैसे सेक्टर्स में भी इन्होंने काम किया है। नॉलेज जो है बंदे को अच्छी खासी है, इसीलिए सीईओ है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रीति छिब्बर के बारे में। तो प्रीति छिब्बर जो है ये सीनियर सरकारी अधिकारी छिब्बर ने पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम को लागू करने और पॉलिसी लागू करने में अहम योगदान दिया है। वह कई जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी और गवर्नेंस से जुड़ी पहलों में अतिरिक्त जानकारी। नीति आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2015 को ही थी। मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का सिटिंग पीएम जो होता है वो हमेशा अध्यक्ष रहता है और मेंबर्स में जितने भी आपके स्टेट के राज्यपाल हैं, जितने भी आपके यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये सभी जितने भी राज्यों या क्षेत्रों के जो आपके हेड हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, आपको पता ही होगा। अब हम बात करते हैं के करुणामूर्ति अपॉइंटेड फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। के करुणामूर्ति को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। सेबी जो है आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड होता है और ये जो है 25 मार्च 2026 को पद ग्रहण कर लिया है इन्होंने, क्योंकि अभी 25 मार्च नहीं है, अभी जून चला हुआ है, तो 25 मार्च 2026 से ये इस पद पर प्रभावित है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो ये जो थी आपकी IRDAI जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है आपकी बीमे वाली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर वहाँ पे काम कर रही थी, जिसमें ये जो है लीगल मैटर्स और एनफोर्समेंट और जैसे रेगुलेटरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ये देख रही थी। तो ये आपकी के करुणामूर्ति के बारे में हम यहाँ पे बातें कर रहे थे। 1 सेकेंड।
अब हम बात करते हैं सेबी है क्या। देखिए सेबी जो है आपका 12 अप्रैल 1992 को जो है इसकी स्थापना की गई थी और मुंबई महाराष्ट्र में जो है ये इसका हेडक्वार्टर है सेबी का। जो आपकी जो मॉनिटरिंग पॉलिसीज होती हैं, जो आपके जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, सारी चीज़ें, जैसे आप कोई शॉर्ट्स शेयर मार्केट या सारा जो रेगुलेशन है यही देखती हैं। अब हम बात करते हैं मोनिका गुजमान की। मोनिका गुजमान बोलीविया में पहले खुले तौर पर एलजीबीटीक्यू के गवर्नर बने हैं। एलजीबीटीक्यू आप जानते ही होंगे, तो पहले गवर्नर बने जिन्होंने खुले तौर पर खुद को एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का सदस्य बताया। और ये पॉलिटिकल और सोशल माहौल में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हैं। उनका चुनाव पब्लिक लाइफ और गवर्नेंस में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की बढ़ती एक्सेंट और रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है। गजमैन जो है वो एक जाने माने ह्यूमन राइट्स एडवोकेट के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी पॉलिटिकल यात्रा को पिछड़े समुदाय के लिए भी प्रेरणा मिलती है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो 377 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता और देश की पहले खुले तौर पर एलजीबीटीक्यू गवर्नर बनी। और सोशल जस्टिस, इंक्लूजन और इक्वल राइट्स जैसे जरूरी मुद्दों पर इन्होंने जोर दिया। इस डेवलपमेंट को बोलीविया के डेमोक्रेटिक सिस्टम से ज्यादा डायवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन की तरफ एक प्रोग्रेसिव कदम के तौर पर देखा जाता है। तो एलजीबीटीक्यूज जो है वो एक अपने आप को कम्युनिटी मानते हैं एलजीबीटीक्यू, और अपना रिप्रेजेंटेशन जो है एलजीबीटीक्यू दिखा रहे हैं। चलिए, रूना मूर्ति हमने कराई दिया है, इसमें चलते हैं। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल वीएम भुवन कृष्ण, ठीक है, जो आपके भुवन कृष्ण हैं, उन्हें जो है ईस्टर्न कमान जो है जीओसी की, उसमें जो है इनको चार्ज लिया है लेफ्टिनेंट जनरल ने। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है। तो लेफ्टिनेंट जनरल वीएम भुवन कृष्णा जो है 1 अप्रैल 2026 से जो सेना की ईस्टर्न कमान है उस पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जीओसी इन सी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, का पदभार जो है वो ग्रहण करेंगे। और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी की जगह ली है। इस नियुक्ति से पहले उन्हें भारतीय सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल के रूप में कार्य किया है। वह डोगरा रेजिमेंट से हैं, डोगरा रेजिमेंट है होती है सेना के अंदर। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम जो कश्मीर के जो डोगरा कम्युनिटी होती है उसको लिया जाता था पहले, अभी तो सबके लिए ओपन है डोगरा रेजिमेंट। ठीक है, तो डोगरा रेजिमेंट से संबंधित है। अगर उनकी बात करें तो बहुत सारी जो है इन्होंने महत्वपूर्ण जो कमान है उनको संभाला है, जिसमें 17th कॉर्प्स आती है आपकी। ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वेलफेयर स्कूल, 28 इन्फेंट्री डिवीजन, ठीक है, ये रही है। साथ ही इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो इन्हों जो है पीवीएसएम यानी परम विशिष्ट सेवा मेडल, एवीएसएम अति विशिष्ट सेवा मेडल, वाईएसएम, ठीक है, युद्ध सेवा मेडल, ये इनको मिले हैं अपने सैन्य सर्विस के दौरान। ठीक है, सो गाइज जो है आज ये जो है आपकी अपॉइंटमेंट थी, जो आपकी 1 जून से लेकर आपकी 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक की जो है आपकी इसमें सारी अपॉइंटमेंट्स है। तो ये ऐसे एक सेगमेंट हमने करंट अफेयर का कंप्लीट किया है, और इसी प्रकार जो अन्य सेगमेंट हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे ऐसे ही धीरे धीरे। ठीक, और आप जो है हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, तो सारे ऐसे ही सेगमेंट हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।